हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम आपके लिए लेके आए हुए हैं जो पुराने पेपर्स हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में जो पेपर्स हुए हैं उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आए हैं हम आपके लिए। ठीक है, आपको पता है आपका 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है, उसमें से 20 मार्क्स 1 मार्क के 20 क्वेश्चन आपको आएंगे सेक्शन ए में। मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करें क्योंकि देखिए 80 मार्क्स में से 20 मार्क्स सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव्स के मिलेंगे। देखिए ये हम आज आपके लिए जो 2024-25 में पेपर हुआ है जेके बोस में, उसके क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आए हुए हैं। ठीक है, इनको हम आज सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अलग अलग सेट्स बनते हैं, तो मल्टीपल चॉइस सभी सेट्स में अलग होते हैं, तो सारे सेट्स आपको सॉल्व कराए जाएंगे। आज हम करेंगे जेके बोस क्लास 10th एग्जामिनेशन जो हुआ था, जेके बोस क्लास 10th एग्जामिनेशन जो 2024-25 में हुआ था। ठीक है, उसका पेपर हम सॉल्व करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चन सारे बच्चे लिख लेते हैं लेकिन छोटे क्वेश्चन वो गलत करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन गलत, 1 नंबर कट गया, मतलब आप 100 नंबर नहीं ले सकते हो। सो बहुत महत्वपूर्ण है इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना। जेके बोस क्लास 10th एग्जामिनेशन जो 2024-25 में हुआ था, सेट एक्स को हम सॉल्व करेंगे आज। अलग अलग सेट्स होते हैं यहाँ पे, उनके मल्टीपल चॉइस अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो सेट एक्स को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंड, देखिए 100% मार्क्स लेने के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना बड़ा ज़रूरी है। अब हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ बड़े क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हैं, छोटे क्वेश्चंस को हम देखेंगे ही नहीं। बड़े क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस छोटे क्वेश्चंस के हैं। आप एक एक नंबर जोड़ के 20 सवाल हैं, 20 मार्क्स आपके वहीं पे बन रहे हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जिन बच्चों को पूरे 100 मार्क्स लेने हैं उनको ये प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। देखिए ये पॉलिनोमियल दिया है, इसके आपको ज़ीरोज़ निकालने हैं, 1 नंबर के लिए करना है आपको इसको। ठीक है, सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को मान लो यू में है तो पी ऑफ यू लिख लेते हैं। पी ऑफ यू हमारे पास है 4u² + 8u। ठीक है, जीरोस ऐसी वैल्यू होती है जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो फॉर जीरोस पॉलिनोमियल की वैल्यू बेटा हो जाती है 0। ठीक है, अब देखिए पी ऑफ यू के वैल्यू हमारे पास फिलहाल है 4u² + 8u = 0 हो गया। अब देखिए इसमें हम 4u कॉमन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे बचेगा u + 2। ठीक है, 4 को 0 के डिवाइड में ले लेते हैं, u × u + 2 = 0। ठीक है, अब देखो दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब पहला फैक्टर 0 हो या दूसरा 0 हो। तो यहाँ पे आइदर यहाँ पे आपका u 0 होगा, देयरफॉर आइदर u = 0 और u + 2 = 0 होगा। तो यहाँ से u की वैल्यू निकलेगी -2। तो हमारे पास u की दो वैल्यूज निकली, एक तो 0 निकली और एक तो -2 निकली। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं, पहला 0 0 है और दूसरा 0 -2 है। देयरफॉर जीरोज ऑफ p ऑफ u और 0, -2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो इस पॉलिनोमियल के हमें 0 निकालने थे। तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आप
अगर सीधे आंसर भी लिख देंगे जीरोज ऑफ पी ऑफ यू आर 0 कामा -2 साइड पे निकाल के, ये सब कुछ नहीं निकालेंगे तब भी आपको 1 नंबर मिलेगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए पूरा लिखा हुआ है। आपके पास चॉइस है कि आप इसके सीधे आंसर जीरोज ऑफ पी ऑफ यू आर 0 कामा -2। 1 नंबर वालों में कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ अभी कैसे निकालना है। तो कोई पॉलिनोमियल होता है, उसके जीरोज कैसे निकालते हैं? जीरो होता है जो उसकी वैल्यू को जीरो बना दे, ठीक है, ऐसा रियल नंबर जो उसकी वैल्यू को जीरो बनाए। तो हमने पी ऑफ यू की वैल्यू को जीरो से इक्वेट किया, फिर यहाँ से फैक्टर बनाने होते हैं, तो यहाँ कॉमन करके फैक्टर बन जाते हैं। ये 4 0 के डिवाइड में चला गया, 2 फैक्टर बने u इंटू यू प्लस 2, तो आइदर फर्स्ट फैक्टर इज जीरो या सेकंड फैक्टर इज जीरो, यहाँ से जीरोज निकले। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ था, डिफाइन इम्पॉसिबल इवेंट। डिफाइन इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट ऐसे इवेंट को बोलते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। जैसे मैं डाई को फेंकता हूं और मैं बोलता हूं डाई के ऊपर 7 नंबर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, तो 7 तो डाई के ऊपर आएगा ही नहीं, क्योंकि डाई के ऊपर 1 से 6 तक होता है। तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसका सोल्यूशन हम क्या लिखेंगे? एन इवेंट हैविंग zero probability, having zero probability of occurrence is called impossible event, is called impossible event. For example, occurrence of 7 on a die is impossible event, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव, या आपके बुक में जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो नहीं आते हैं। ओवरऑल आपका जो सिलेबस होता है उसमें से आपकी नॉलेज को चेक किया जाता है। जैसे सेकंड यूनिट पॉलिनोमियल्स का है, उसमें से जीरोस के कंसेप्ट को चेक करा गया है। एक पॉलिनोमियल दिया है तो इसके जीरो निकालने हैं, ठीक है, तो जीरो के कंसेप्ट को चेक करा जा रहा है। प्रोबेबिलिटी का यूनिट है, उसमें से इम्पॉसिबल इवेंट की डेफिनेशन पूछी गई है, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है आपकी नॉलेज को चेक करना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो आप पुराने क्वेश्चंस को देखिए और उनसे सीखिए कि भाई हमारे पास किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, हमें किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है। तो देखिए हम यहाँ पे आपके पास सीरीज लेके आए हैं। जब आप इस सीरीज को पढ़ेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को उसके बाद निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 0.1 कैन बी द प्रोबेबिलिटी, 0.1 कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ऑफ एन इवेंट। ट्रू है या फॉल्स बताना है, ट्रू है या फॉल्स। बोलता है 0.1 किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है या नहीं हो सकती है। आपको पता होगा किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 या 0 से बड़ी होती है, 1 या 1 से छोटी होती है। इसको कैसे पढ़ते हैं? P ऑफ ई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस आर इक्वल टू 1। तो 0.1 तो 0 से बड़ा ही है ना, तो इसका मतलब ट्रू है ये, ठीक है। 0 और 0 से बड़ी और 1 से छोटी प्रोबेबिलिटी होती है। अगर कभी पूछ ले 1 से बड़ी या 0 से छोटी, मतलब माइनस में पूछ ले, तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है 0 और 1 के बीच में, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की कैसे निकालते हैं? n ऑफ e डिवाइडेड बाय n ऑफ s। उस इवेंट में कितने आउटकम्स हैं और पूरे सैंपल स्पेस में कितने आउटकम हैं। देखो जो इवेंट है वो सबसेट होता है सैंपल स्पेस का, मतलब उसका पार्ट होता है, तो उसके अंदर जो आउटकम्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा s के बराबर हो सकते हैं। मतलब अगर s में 5 है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वैल्यू 5 आ सकती है। जब दोनों बराबर आएंगे तो
कैंसिल होके मैक्सिमम वैल्यू कितनी बन सकती है 1। और एन ऑफ ई की मिनिमम वैल्यू हो सकता है उसमें कोई इवेंट आउटकम ना आए तो मिनिमम 0 हो सकता है। एन ऑफ ई मिनिमम हो सकता है 0 और मैक्सिमम हो सकता है एन ऑफ एस के बराबर। एन ऑफ ई की मिनिमम वैल्यू होती है 0। जब ये 0 होगा तो 0 डिवाइडेड बाई कुछ भी करेंगे 0। इसकी मैक्सिमम वैल्यू एन ऑफ एस के बराबर होती है, मतलब जितने सैम्पल स्पेस में आउटकम है मैक्सिमम उतने इसमें हो सकते हैं, नहीं तो उससे कम ही होते हैं। तो जब उसके बराबर होंगे तो तब इक्वल टू 1 आएगा, अदरवाइज लेस देन 1 आएगा। तो 0 और 1 के बीच कुछ भी नंबर है वो प्रोबेबिलिटी हो सकता है, तो 0.1 प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सो ट्रू है आएगा इसका, फॉल्स नहीं आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट्स आप ड्रा कर सकते हो। देखो, या आप एक सर्कल ले लीजिए, इसके किसी भी पॉइंट पे आप लाइन खींचेंगे तो वो टेंजेंट कहलाती है ना। तो इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट है, इस मीन्स इनफाइनाइट टेंजेंट्स हम इसमें ड्रा कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास आएगा इनफाइनाइट। ठीक है, कितनी टेंजेंट्स हम इसमें ड्रा कर सकते हैं, इनफाइनाइट। एक नंबर वालों में आपको बिल्कुल एक वर्ड में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सॉल्व साइड में करिए और आंसर एक वर्ड में लिखिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ज़्यादा लिखने की इनमें कोशिश नहीं करनी है, आपका टाइम इधर ही ख़त्म हो जाएगा। आपको 3 नंबर वाले सवाल नहीं बनेंगे करने, या 4 नंबर वाले नहीं बनेंगे करने। ठीक है, उनके लिए टाइम ही नहीं बचेगा, लोग इसी में अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। सो इनको जल्दी से करना है। ठीक है, 20 क्वेश्चन हैं तो आप कोशिश करें इनको आधे घंटे में ख़त्म करने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ऑफ अ सर्कल with radius r is equal to dash dash dash। हमारे पास एक सर्कल है, उसका सरकमफ्रेंस कितना होगा। देखिए, ये आपके पास एक सर्कल है। ठीक है, सरकमफ्रेंस बोलते हैं इसका रेडियस r है, सरकमफ्रेंस बोलते हैं इसकी बाउंड्री की लेंथ को। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई r। इसको आप याद रखें, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल तो 2 पाई r होता है। सर्कल का चैप्टर है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, तो सर्कल के एरिया, सर्कल का सरकमफ्रेंस, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो आपकी बुक में ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं उनमें से नहीं आते हैं, बहुत कम आएंगे, अगर आएगा भी तो आपकी नॉलेज को चेक किया जाएगा। ओवरऑल √3 इज अ रेशनल नंबर। तो देखो, बोलता है √3 रेशनल नंबर है, √3 इज अ रेशनल नंबर। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो, √3 इज अ रेशनल नंबर, हमें देखना है सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। देखो, रेशनल नंबर होता है कोई भी नंबर जो p/q की फॉर्म में होता है, लेकिन p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, और q की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं होनी चाहिए, और p एंड q क्या होने चाहिए, p एंड q आर इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, देखो, कोई भी नंबर जो p/q की फॉर्म में होता है और p और q की जगह इंटीजर्स होते हैं, लेकिन q की वैल्यू 0 नहीं होती, वो रेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब बोलता है √3। अब √3 को अगर हम लिखें तो इसका डिनोमिनेटर 1 रख सकते हैं। अब √3 थोड़ी ना इंटीजर है, इंटीजर कौन होता है, इंटीजर्स होते हैं 0, 1, 2, 3 सो ऑन अप टू प्लस इन्फिनिटी, देन -1, -2 सो ऑन अप टू माइनस इन्फिनिटी। इंटीजर्स ये होते हैं, यहाँ पे दिखाता हूँ। इंटीजर्स में पॉइंट वाले नहीं होते हैं, इंटीजर्स में आता है 0, 1, 2, 3 सो ऑन, प्लस में चलता रहेगा, और माइनस में आएगा -1, -2 सो ऑन, चलता रहेगा माइनस में भी, माइनस इन्फिनिटी की ओर है। माइनस में भी होते हैं प्लस, बट इनमें पॉइंट वाले नहीं होते हैं। सही बात है, रूट वाले नहीं होते हैं। ठीक है, सो √3 हमारा यहाँ पे क्या नहीं है, ये थोड़ी ना इंटीजर है।
हालांकि डिनोमिनेटर इंटीजर है लेकिन न्यूमरेटर इंटीजर नहीं है, विद रिजल्ट ये रेशनल नंबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। ठीक है, √3 इज अ रेशनल नंबर, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है सम ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, सम ऑफ अ रेशनल एंड एन irrational number, sum of a rational and an irrational number। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है इज, क्या होगा, पहला ऑप्शन है अरेशनल नंबर, अरेशनल नंबर। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास अनैचुरल, अनैचुरल का मतलब नेचुरल नंबर। सी ऑप्शन दिया है एन इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर। और डी ऑप्शन दिया हुआ है एन इंटीजर। तो हमारे पास एक रेशनल और इरेशनल नंबर का सम करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास जैसे कोई रेशनल नंबर ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 2 रेशनल नंबर होता है क्योंकि उसका डिनोमिनेटर कितना है 1। इसको प्लस कर लेते हैं किसी इरेशनल नंबर के साथ, जैसे √3 के साथ प्लस करते हैं, तो ये बन गया सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। अब हमारे पास ये क्या है, रेशनल है कि इरेशनल, ये इरेशनल है। इस पूरे का डिनोमिनेटर तुम 1 रख सकते हो जो, तो लेकिन न्यूमिरेटर जो है वो हमारा इंटीजर तो नहीं आएगा ना। सो ये हमारा कैसा नंबर आ गया, इरेशनल नंबर। तो सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल। रेशनल हमने रखा 2, 2 कैसे रेशनल है, क्योंकि 2 को तुम लिखोगे ना 2/1, p/q की फॉर्म में लिखोगे, p और q इंटीजर से। √3 इरेशनल है क्योंकि उसका न्यूमिरेटर इंटीजर नहीं है। इनका सम करके बनेगा 2 + √3/1। अब डिनोमिनेटर इंटीजर है, न्यूमिरेटर नहीं है, सही बात है, तो वो हमारा इरेशनल नंबर ही गिना जाएगा। ऐसे भी सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर जो है वो इरेशनल होता है इन जनरल, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, तो आप देख रहे होंगे पूरे जो 10th का मैथ्स है, इस पूरे मैथमेटिक्स की नॉलेज आपको चेक की जा रही है सभी यूनिट से। HCF ऑफ 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 का HCF क्या है, इज डैश 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 डैश। HCF ऑफ 12, 15 और 21 क्या है। ठीक है, तो HCF कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती है। पहले इनके फैक्टर बनाने पड़ते हैं हमें, प्राइम फैक्टर्स। 2 6 are 12, 2 3 are 6, 15 के बनेंगे 3 5 are 15, 21 के बनेंगे 3 7 are 21। आपको एग्जाम में ये साइड में सॉल्व करके और डायरेक्ट आंसर लिख देना है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, सो 12 को क्या लिखेंगे, 12 में हमारे पास 2 2 बारी आ रहा है और 3 1 बारी आ रहा है। 15 में फैक्टर्स हैं 3 और 5, और 21 में फैक्टर्स हैं हमारे पास 3 और 7। अब हमें इनका क्या करना है, HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 इज इक्वल टू, देखो H का मतलब हो गया हाईएस्ट। देखो ऐसे याद रखना होता है, HCF निकालना हो या LCM निकालना हो, यहाँ पे सभी फैक्टर्स को कॉमन बना के उनको मल्टीप्लाई करना होता है। HCF के केस में H का मतलब हाईएस्ट, उनकी पावर लोवेस्ट रखनी होती है। पहले फैक्टर्स को कॉमन बनाएं, देखो इन सब के फैक्टर कॉमन बनाने, इसमें है 2 3, तो कौन सा वाला नहीं है, जो इन बाकियों में है 7 नहीं है, 7 की पावर लगा दो 0। यहाँ पे 3 5 है, कौन सा नहीं है, जो बाकियों में है 2 है, तो 2 की पावर लगा दो 0। 2 की पावर 0 1 होता है, 1 इनके साथ लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें फैक्टर्स कॉमन बनाने। इसमें 3 7 है, 2 नहीं है, तो 2 की पावर लगा देंगे 0। तो इन, लेकिन यहाँ पे देखिए जरा 5 भी है, तो इसमें 5 नहीं है, 5 की पावर हो जाएगी 0। ठीक है,
2375, यहाँ पे 235 है, 7 नहीं है, 7 की पावर लगा देंगे 0। 237, इसमें 5 नहीं है तो 5 की पावर लगा देंगे 0। तो फैक्टर्स कॉमन बना देने हैं। जैसे देखो इसमें 2 3 है, 7 और 5 नहीं था, उनकी 0 लगा दी। इसमें 5 था, ठीक है, 3 5 था, 2 और 7 नहीं था, वो 0 लगा दिए। इसमें हमारे पास 3 7 तो थे, लेकिन 2 5 नहीं थे, तो उनकी वैल्यू क्या लगा दी, 0। अब कॉमन फैक्टर्स को ज़रब करनी है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। एच का मतलब हाईएस्ट, पावर आप लवेस्ट लेंगे। 2 की इन तीनों में लवेस्ट पावर कितनी है, 0। 3 की इन तीनों में लवेस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 3 की पावर 1, यहाँ भी 3 की पावर 1, यहाँ भी 3 की पावर 1, तो 1 है लवेस्ट पावर। 5 की लवेस्ट पावर है 0। 7 की लवेस्ट पावर कितनी है, 0। सो ये आया, एनीथिंग रेज्ड पावर 1 होता है। 3 की पावर 1 3 आएगा, 5 की पावर 0 1 आएगा, 7 की पावर 0 1 आएगा। विद रिजल्ट इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे करा हमने, सबके प्राइम फैक्टर्स बनाए, उसके बाद हमने क्या कर दिया, फैक्टर्स को करा कॉमन। और मतलब जैसे 2 3 है, इसमें 7 5 नहीं है तो 0 पावर लगा दी उनमें। इसमें 3 5 है, 2 7 नहीं है तो उनकी पावर 0 ले ली। इसमें 3 7 है तो 2 5 नहीं है, उनकी पावर क्या ले ली, 0। फिर हम HCF कैसे करेंगे, जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई। H का मतलब हाईएस्ट होता है, तो पावर आप क्या लेंगे, लोवेस्ट पावर लेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है बेटा, द ग्राफ ऑफ the graph of y is equal to 4x is a line. The graph of y is equal to 4x is a line parallel to, ये दो लाइनें मैंने लगाई हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, पैरेलल टू। ए ऑप्शन है x एक्सिस, बी ऑप्शन है हमारे पास y एक्सिस, सी ऑप्शन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबोव। नन ऑफ द एबोव। तो बोलता है इसका ग्राफ कैसा है, क्या ग्राफ एक्स एक्सिस से पास कर के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, क्या वो ओरिजिन से पास करता है, या इनमें से कुछ भी नहीं है। तो वो तो ग्राफ बना के ही पता लगेगा। देखिए हमें ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू 4x का, y इज इक्वल टू 4x। देखो एक्चुअली y इज इक्वल टू 4x जो है, ये हमारे पास एक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, और लाइन को बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, तो आपको पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू 4x क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि आप इसको सॉल्व करेंगे, इसकी शेप आएगी ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ हमेशा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, मिनिमम। तो देखो x जब हम इसमें 0 डालेंगे तो y इज इक्वल टू आएगा 4 इंटू 0, वो तो 0 ही आता है। x अगर हम 1 डालेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। चलो 3 पॉइंट ले लेते हैं। x अगर हम 2 ले लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 8। सही बात है, तो हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये आ गई हमारी y एक्सिस, ठीक है, और ये है हमारी x एक्सिस। तो ये आ गया x o x डैश, ये आया y o y डैश। यहाँ पे वैल्यूज होंगी, जैसे 1 होगी, 2 होगी, 3 4 5 6 है। छोटी छोटी लाइनें लगी होती है ना ग्राफ पेपर में, वो 1 सेंटीमीटर की होती हैं। ठीक है, और यहाँ की ओर हो गया 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे आ गया -1 -2 -3 वगैरह। ठीक है,
अब देखो जीरो की इमेज है जीरो, मतलब यहाँ पे हमको x भी जीरो लेना है, y भी जीरो लेना है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे आएगा, इसको ओरिजिन भी बोलते हैं। फिर 1 की 4, 1 की इमेज देनी है 4, यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर 2 की इमेज देनी है 8, 8 इससे भी ऊपर आ जाएगा, हमने 5 तक ही लिया है, 8 कहीं इधर जैसे आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये लाइन हमें दिख रहा है, ये कहाँ से जा रहा है, ओरिजिन से जा रहा है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये कहाँ से जाएगी बेटा, ओरिजिन से जाएगी, ठीक है। हम इसको नेगेटिव साइड से भी बना सकते हैं, लेकिन हमारा काम इधर तक हो गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या था, 0 0, ठीक है, इसका नाम ओ ई है। ये पॉइंट है 1 4 और ये पॉइंट होगा 2 8। जब आप ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे, इधर से x आप -1 -2 भी ले सकते हैं, लेकिन आपको तो ऑप्शन पता चल गया ना, ये ओरिजिन से जा रहा है, तो कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से। ऐसे बनाते क्या है, कैसे बनाते हैं, माइनस में भी वैल्यू लेंगे, जैसे x -1 लेंगे, y आएगा -4, अगर इस साइड से बनानी है। जैसे x -1 है तो y यहाँ जैसे होगा -4, तो पॉइंट फिर यहाँ जैसे आ जाएगा, यहाँ जैसे आएगा पॉइंट, नेगेटिव में भी अगर आपको बनाना है तो, ठीक है। तो यहाँ से पास करेगा, ठीक है, ऐसे होगा ये पूरा लाइन। इस पॉइंट का नाम C रख लेंगे, -1 4, ठीक है। ऐसे आवेद लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स काफ़ी होते हैं, और हमें यहाँ पता चल गया कि ये कहाँ से जा रहा था, 0 0 0 0 को ही हम ओरिजिन बोलते हैं, तो ओरिजिन से पास कर रहा था। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, if the pair of linear equations, if the pair of linear equations have unique solution, have unique solution, then the lines, then the lines representing these equations, then the lines representing these equations, then the lines representing these equations वो कैसी होंगी। पहला ऑप्शन दिया है कोइंसाइड, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, intersecting at one point, intersecting at one point। उसके बाद लिखा है पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। और उसके बाद दिया हुआ है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है। देखो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है ना, मैंने बोला अभी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, तो 2 लीनियर इक्वेशनें होंगी तो उनका ग्राफ 2 लाइनें होंगी, तो या तो वो 2 लाइनें पैरेलल होती हैं, ठीक है, या तो वो एक के ऊपर दूसरी होगी, जैसे ये एक लाइन है, इसी के ऊपर दूसरी है, ये ऊपर से दूसरा एरो लगाने का मतलब है इसी के ऊपर दूसरी है, या तो फिर वो काटेंगी इस तरह से। ये 3 ऑप्शंस होते हैं उनके लिए। जब वो काटेंगे तो वो एक ही पॉइंट पे काटेंगे ना, तो वो पॉइंट उनका सोल्यूशन होता है, ठीक है, मतलब वो उन दोनों को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन है उनका, देन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग दीज इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट होती हैं, इस केस में इंटरसेक्ट करती हैं, और इस केस में सॉल्यूशन होगा यूनिक। जब कोइंसिडेंट होती हैं तो तब होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और जब पैरेलल होती हैं तो तब नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ठीक है।
इसके ऊपर आपको अलग सा क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें पैरेलल के लिए भी कुछ कंडीशन होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, कुछ ऐसा होता है। इंटरसेक्टिंग के लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो वो भी आ सकता है, उसको भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फिलहाल हमें यहाँ पे पूछा था कि अगर लाइनें काटेंगी, नहीं, अगर लाइनों का सोल्यूशन यूनिक है। यूनिक सोल्यूशन कब होता है, देखो जब काटती हैं तो एक ही पॉइंट पे काटेगी ना, तो बस वही पॉइंट उन दोनों को सेटिस्फाई करता है, उस समय हम बोलेंगे सोल्यूशन कैसा है, यूनिक। जब एक के ऊपर एक होगा तो उस समय सोल्यूशन क्या होते हैं, इनफाइनाइट। जब पैरेलल होते हैं तब कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो यूनिक सोल्यूशन कब होता है, जब लाइंस क्या करती हैं, इंटरसेक्ट। बट इनकी दूसरी कंडीशन भी होती है पैरेलल इंटरसेक्टिंग देखने की, वो भी आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा है 30th टर्म ऑफ एन एपी, 30th टर्म ऑफ एन एपी, एपी लिखी हुई है 10, 7, 4, डैश 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 इज। पहला ऑप्शन है 97, दूसरा ऑप्शन है -77, तीसरा ऑप्शन है +77 और चौथा ऑप्शन है -87, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसकी 30th टर्म निकालनी है। तो देखो गिवन एपी क्या है, गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, 10, 7, 4 सो ऑन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है जिसमें बराबर डिफरेंस हो, 7 में से 10 करेंगे तो -3, 4 में से 7 करेंगे तो -3, बराबर डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है, 10, कॉमन डिफरेंस है -3, डिफरेंस आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करते हैं, 7 - 10 करना है, 4 - 7 करना है। अब 30th टर्म निकालनी है, तो 30th टर्म का फार्मूला होता है a + 29d। क्यों, nth टर्म का फार्मूला है ना a + n - 1 इंटू d, nth टर्म का फार्मूला ये होता है। जब 30 है तो यहाँ पे आएगा 29, तो a की वैल्यू है 10 + 29 इंटू -3, ठीक है। तो ये आएगा 10 -9 तो ये हो गए 27, 87, तो माइनस करोगे तो -77। सो बी ऑप्शन आएगा करेक्ट, मतलब -77। तो आपको पूरी बुक को देखना है, कहीं पे भी जो भी कुछ कंसेप्ट है, जैसे एपी में क्या क्या कंसेप्ट होते हैं, एक तो nth टर्म का कंसेप्ट होता है और एक सम निकालने का कंसेप्ट होता है, सम ऑफ n टर्म्स का, ठीक है। तो हो सकता है आपको कॉमन रेशो कहीं पे निकालने के लिए बोलेंगे, हो सकता है फर्स्ट टर्म निकालने के लिए बोलेंगे, हो सकता है nth टर्म निकालने के लिए बोलेंगे, हो सकता है सम निकालने के लिए बोलेंगे। तो आपको फार्मूलों पे फोकस रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा एक एपी था और उसका हमें 30th टर्म निकालना था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 12 में है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ cos theta increases as theta increases, as theta increases। हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स। बोल रहा है कि अगर एंगल बढ़ेगा तो cos थीटा भी बढ़ेगा, क्या ऐसा पॉसिबल है, एंगल के बढ़ने के साथ साथ cos थीटा भी बढ़े? तो वो देखना पड़ेगा। देखो थीटा हम रखते हैं 0, फिर रखते हैं 30, फिर रखते हैं 45, फिर रखते हैं 60, फिर रखते हैं 90, एंगल बढ़ रहा है। अब कॉस थीटा को देखो, कॉस की वैल्यू 0 पे होती है 1, 30 पे हो जाती है वो हमारे पास कितनी, कॉस 30 होगा जितना साइन 60 होगा, मतलब √3/2। 45 पे होती है 1/√2,
60 पे होती है 1/2 और 90 पे होती है 0। देखो यहाँ एंगल बढ़ रहा है, थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज, यहाँ लिख देंगे इंक्रीज हो रहा है। कैसे हो रहा है इंक्रीज, 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90 बढ़ रहा है। लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू को क्या हो रहा है, 1 से हो गई √3/2, √3/2 से हो गई 1/√2, 1/√2 से हो गई 1/2, 1/2 से हो गई 0, 1 से स्टार्ट हुई थी 0 पे खत्म हो गई, तो डिक्रीज हो रही है ना। तो ये बोल रहा था cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जब थीटा इंक्रीज होता है, तो फॉल्स बोल रहा है ये। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। अगर थीटा इंक्रीज होगा तो cos थीटा की वैल्यू होती है डिक्रीज स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया हुआ है, इसमें बोला है इवालुएट 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30। वैल्यू निकालनी है इसकी, 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो देखो tan 30 की वैल्यू हमारे पास होती है स्टूडेंट्स 1/√3, यहाँ पे आएगा 1/√3 का स्क्वायर, tan 30 का वैल्यू टेबल से होता है ये, 2/√3 हो गया डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाता है। ये बना 2/√3 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 3 1 3 -1 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2/√3 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, 2 2 हो गया कैंसल स्टूडेंट्स। तो ये बना 3/√3, 3/√3। अब हम क्या काम करेंगे, जो ऊपर वाला 3 है इसको रूट भी लगा देते हैं और स्क्वायर भी, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं साइमल्टेनियसली। अगर आप रूट और स्क्वायर लगाते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कट करके वो वापस वही आएगा। ये मैंने ऐसे किया क्योंकि नीचे √3 था ना, ऊपर √3 2 बारी है, नीचे 1 बारी है, कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई √3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई √3। हो सकता है ऑप्शन, अभी तो इन्होंने इवैल्यूएट करने के लिए बोला है, कई बारी ऑप्शन दे देगा और ऑप्शन में √3 नहीं रखेगा, √3 कहाँ पर वैल्यू होती है वो रखेगा, जैसे tan 30 दे देगा ऑप्शन, इसके नीचे लिख देता हूँ √3 होता है tan 30। अभी तो इसने सीधे बोला है ना वैल्यू निकालो सॉल्व करके, तो हमने निकाल दी √3। कभी बोलेगा इवैल्यूएट, फिर इवैल्यूएट नहीं बोलेगा, बोलेगा द वैल्यू ऑफ 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 इज, नीचे ऑप्शन देगा, लेकिन ऑप्शन में √3 नहीं देगा, देगा tan 30, ताकि आप निकालो भी तब भी आपको फिर टेबल याद होनी चाहिए। सो टेबल याद रखिए फिर आपको पता चलेगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और उसके बाद थोड़ा a/b अपॉन c/d को कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो tan 30 आ गया। उसके बाद देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है इफ an इज इक्वल टू n² + 1 फाइंड a3, फाइंड a3। तो nth टर्म का फार्मूला दिया है, थर्ड टर्म निकालनी है। तो nth टर्म है हमारे पास n² + 1, तो थर्ड टर्म कैसे निकलेगी हमारे पास, यह आएगा 3² + 1, 9 + 1 हो गए 10, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 + 1 कितने हो गए 10। तो बहुत ही सिंपल है, थर्ड टर्म निकालनी थी, सिंपली n की जगह क्या डालना था 3, n टर्म दी थी, थर्ड टर्म निकालनी थी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a quadratic equation, a quadratic equation ax² + bx + c =
0, comma a is not equal to 0, has two distinct roots, has two distinct roots, has two distinct roots if, यहां पे ऑप्शंस दिए हुए हैं मेरे को। पहला ऑप्शन है d इज इक्वल टू 0, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास d इज लेस देन 0, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास d इज ग्रेटर देन 0, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है none of these, none of these। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीधे ही दी हुई है जनरल फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये तो जनरल फॉर्म होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट से हमें पता चलता है उसके रूट्स क्या हैं। देखो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फार्मूला होता है ना, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अगर डी 0 होता है तो क्या होता है, टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स होते हैं, टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स, ठीक है। डी अगर हमारा इक्वल टू 0 होता है तो टू रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, टू रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, ठीक है। और अगर d लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट होता है, नो रियल रूट, ठीक है। अब हम यहां पर देखेंगे कि हमें क्या ऑप्शन दिया हुआ है। यहां पे बोला है कि दो अलग अलग रूट्स हैं, तो दो अलग अलग रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है। मैंने आपको सारे ऑप्शंस दे दिए, 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, 0 होगा तो क्या होगा, 0 से कम होगा तो क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 था। इसके बाद आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में है फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 multiples of 3, find the sum of first 5 multiples of 3, तीन के जो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 के जो पहले 5 मल्टीपल्स हैं उनका सम निकालना है। देखो द मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होते हैं, द मल्टीपल्स ऑफ 3, फर्स्ट 5 भी लिख सकते हैं, यस मैं सारे ले रहा हूं। द मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होते हैं, 3, 6, 9, 12 सो ऑन, सही बात है। ये बनाते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो 6 माइनस 3 करोगे 3, 9 माइनस 6 करोगे 3, 12 में से 9 करोगे तो 3। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3, और d की वैल्यू भी कितनी है 3। अब हमें क्या करना है, 5 टर्मों का सम करना है, 1 2 3 4 5। तो AP की 5 टर्मों का सम कैसे निकालेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है सम का फार्मूला, ठीक है। तो यहीं पे कर देता हूं, देखो n/2, n मेरे को 5 टर्मों का सम निकालना है तो 5/2, यहाँ Sn लिख देते हैं, Sn का ये फार्मूला है, तो हमें S5 निकालना है ना, S5, देयरफॉर S5 n/2 5/2 2a, a हमारा है 3 प्लस n माइनस 1, 5 माइनस 1 हो गया 4, और d हमारा कितना है 3, ये बन गया 5/2 ज़रब 3 दूणे 6 और 4 तीन 12, 12 और 6 हो गए 18, 2 से इसको उड़ाओ 9 दूणे 18, 9 पंजे 45। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 कितना निकला 45। देखो जो मल्टीपल्स ऑफ 3 होते हैं ये बनाते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये ऐसे चलते हैं 3, 6, 9, 12 सो ऑन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस बराबर है 3 3 का। और n टर्मों का सम जो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसका ये फार्मूला है। हमें 5 टर्मों का सम करना है, n की वैल्यू डलेगी 5, 5/2 2 इंटू a है 3, n माइनस 1 5 माइनस 1 हो गया 4, और d की वैल्यू हमारी है 3,
तो 12 और 6 18 हो गए, 9 2 जार 18, 5 9 जार 45। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया गया है, देखो क्या बताया गया है क्वेश्चन नंबर 17 में, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। देखिए क्या पॉइंट्स हैं हमारे पास, 2 3 एंड 4 1, 2 3 एंड 4 1 के बीच का हमें निकालना है डिस्टेंस। आपको पता होगा दो पॉइंटों के बीच डिस्टेंस निकालने के लिए क्या फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला। अगर ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2, तो स्टूडेंट्स जो ए बी डिस्टेंस है वो कैसे निकलता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऐसे निकलता है स्टूडेंट्स दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन पॉइंट्स क्या क्या हैं, गिवन पॉइंट्स आर a of 2 3 and b of 4 1, a of 2 3 and b of 4 1, तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है ए बी डिस्टेंस। तो कैसे निकलेगा हमारे पास, x2 माइनस x1, 4 माइनस 2 का स्क्वायर, फिर 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 माइनस 2 होते हैं 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 माइनस 3 होता है माइनस 2 का स्क्वायर हो गया फिर से 4, ये बना 8, 8 को लिखेंगे हम 4 2 जार 8, 4 का रूट होता है 2, तो 2 रूट 2 निकलेगा इनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर आएगा 2 रूट 2। शाबाश, दो पॉइंट दिए थे उनके बीच का डिस्टेंस फार्मूले से निकाला, 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ बचा था 2 स्क्वायर हो गया 4, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 8 बना, 8 को हमने इस तरह से सॉल्व करा। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, मीन ऑफ फर्स्ट एन natural numbers is, mean of first n natural numbers is, पहले n natural numbers का मीन। ऑप्शन दिया है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है n बाई 2, तीसरा ऑप्शन दिया है n स्क्वायर प्लस 1 है कि माइनस 1 है, देखना पड़ेगा ज़रा, n स्क्वायर प्लस 1 है शायद, n स्क्वायर प्लस 1 बाई 2, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले n नेचुरल नंबर्स का मीन करना है। पहले आपको मीन का फार्मूला पता होना चाहिए, मीन निकालते हैं हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय उनका नंबर कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हमें फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का मीन निकालना है तो उनका सम करना पड़ेगा, और उनका संख्या तो n है ही, जैसे 10 होंगे तो संख्या 10 है, 20 है तो संख्या 20 है, n बोला है तो संख्या n है। तो यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स करेंगे हम। तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक, n तक। n कुछ भी हो सकता है, जैसे 10 20 50 कुछ भी हो सकता है। देखो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की n टर्मों का सम क्या है, n बाई 2 इंटू 2a, a की वैल्यू a है ना फर्स्ट टर्म, n माइनस 1 इंटू d होता है डिफरेंस, डिफरेंस है 1। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास n बाई 2, फिर यहाँ बना 2 प्लस n माइनस 1, यह आया n बाई 2 इंटू n प्लस 1। ठीक है,
सो हमारा आंसर आया n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, तो देखो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फार्मूला ही सीधे याद रख सकते हो, n इंटू एन प्लस 1/2। ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने करके दिया आपको कि कैसे आता है ये। जब हम पहले n नेचुरल नंबर्स का सम करेंगे, मतलब 1 + 2 + 3 सो ऑन अप टू n, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, 2 - 1 1, 3 - 2 1। तो सम का फार्मूला, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला होता है n/2 2a + n - 1 इंटू डी। अब a की वैल्यू है 1 और d की वैल्यू भी है 1, तो ये सॉल्व करके आया n+1, तो सम निकला n इंटू एन प्लस 1/2। तो मीन कैसे करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स डिवाइडेड बाय उनका नंबर n है, वो हमको करना था ना मीन। देयरफॉर मीन आएगा हमारे पास, सम आया n इंटू एन प्लस 1/2। इसको डिवाइड करना है इनके नंबर के साथ, इनका नंबर है n, ये n और ये n क्या हो जाएगा, कैंसल। आंसर आ गया n प्लस 1/2, मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो आया हमारे पास n प्लस 1/2। ठीक है, पहले सम किया, मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यहाँ ऑब्जर्वेशंस हैं फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, उनका सम कितना निकला, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वो कितने थे, n थे, तो n इंटू एन प्लस 1/2 को डिवाइड करा n के साथ, n कैंसिल आया n प्लस 1/2। ये निकला हमारा क्वेश्चन नंबर 18। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या दिया है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, find the mode of the given data, find the mode of the given data, find the mode of the given data। ठीक है, तो गिवन डाटा है हमारे पास 3 5 7 6 1 3 2 4 3 4। मोड निकालना है इसका, मोड होता है ऐसी वैल्यू जो इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वेशन विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब जो सबसे ज्यादा बार अक्कर कर रहा हो। तो देखना पड़ेगा, देखो 3 यहाँ पे एक बारी है, 2 बारी, 3 बारी। उसके अलावा देखो 5 कितनी बार है, एक ही बार है, 7 एक बार है, 6 भी एक बार है, 1 भी एक ही बार है, 4 2 बार है, ठीक है, 2 एक बार है। तो मैक्सिमम जो हमारी सबसे ज़्यादा जो कौन सी ऑब्जर्वेशन है वो अकर कर रही है वो 3 है, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी 3 ही आई है। तो यहाँ पे मोड कितना निकलेगा, 3। मोड होता है हमारे पास जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो, जो सबसे ज़्यादा बार अकर कर रहा हो। और लास्ट क्वेश्चन जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 20, यह है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज पाई आर एल दिया हुआ है, या हमारे पास ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर एच, फिर है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और है 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला तो सभी को पता होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये हमने जो जेके बोस का 2024-25 में पेपर हुआ था सॉफ्ट जोन में, ठीक है, उसका हमने सेट एक्स जो है उसको सॉल्व करा हुआ है। ठीक है, अभी हम ये पूरी सीरीज ला रहे हैं, आने वाले लेक्चर्स में आपको दूसरे सेट्स भी मिलेंगे और अलग अलग ईयर्स के मिलेंगे। इनको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया आएगा कि ऑब्जेक्टिव कैसा आता है। अभी जैसे एक सेट आपने सॉल्व किया, आपको आइडिया लगा होगा कि हर यूनिट से जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के ऊपर आएगा। जैसे देखो अभी हम ये कौन से यूनिट से, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वहाँ पे हमारे पास अलग अलग सॉलिड्स का सरफेस एरिया का फार्मूला है, उनके वॉल्यूम का फार्मूला है। हो सकता है यहाँ तो जनरल फार्मूला पूछा हो सकता है यहाँ पे रेडियस दे दें तो फिर नीचे ऑप्शन दे दें। सो आपको हर एक यूनिट का जो बेसिक है ना, बेसिक चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, तो आपके ऑब्जेक्टिव्स खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। बाकी जो टेस्ट सीरीज हम लाए हुए हैं, ठीक है, इसको आप करिए, प्रिपेयर करिए, यहाँ से आपका 100% मार्क्स आएगा। लेकिन देखिए आप खुद ही सोच सकते हैं कि देखिए हमें 20 नंबर हैं इनके, अगर एक भी गलत हो गया तो आपका एक नंबर कट जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि हमें 100 मार्क्स लाने हैं, तो फिर आपके 100 मार्क्स तो आएंगे ही नहीं कभी। ठीक है, सो इनको अच्छे से प्रिपेयर करिए। ओके,
स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी वीडियोस को शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करने के लिए बताएं और ख़ुद भी सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।